हेलो फ्रेंड्स। चलो, मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक AIR 1 जो मई 26 में AIR 1 लाए हैं, उनका जिनका टेक्स्ट में 83 मार्क्स है, उनके आंसर शीट लेके आया हूँ। इसका फायदा ये हम समझेंगे कि ये किस तरीके से लिखते हैं, क्या चीजें ध्यान रखते हैं लिखते टाइम, कहाँ पर ये सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में। अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे और एंड तक सुनोगे तो मैं आपको एक चीज एश्योर कर सकता हूँ कि आपका 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस जो है ना वो कवर अप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि किस पैटर्न पे हमें लिखना है और कैसे लिखना है, और क्या ये लोग आंसर एकदम सजेस्टेड आंसर जैसा लिखते हैं ये भी हम देखेंगे सर। तो मजा आएगा, साथ में रहना। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DT IDT दोनों कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो, तो पहले हम DT वाला पार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाला पार्ट, जिनमें इनका 28.5 आया आउट ऑफ 35। ठीक है, MCQ के मार्क्स अलग है इनके। ठीक, तो पहले देखते हैं सर DT में इन्होंने 28.5 कहां से लाया, कैसे लाया, किस पॉइंट से लाया। चलो लेट्स स्टार्ट, एक एक चीज देखना स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज मैं एक जो स्टूडेंट को समझाता हूँ पेपर अटेंड कैसे करना चाहिए, उसमें सबसे प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी की चीज मैं ये बोलता हूँ सर कि आप जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टार्ट करो तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पहले ऑप्शनल वाला पार्ट करो। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल में क्या करते हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें रिटर्न वगैरह थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। इन्होंने देखो इसको छोड़ा नहीं है सर। ठीक है, आओ देखते हैं फोर्थ का ए ना। आओ, क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है, देखो क्वेश्चन फोर्थ का ए ये था सर सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था सेट ऑन सेट ऑफ का, और एक क्वेश्चन था रिटर्न से रिलेटेड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे, 4-4 मार्क्स के थे सर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था सर। ठीक है, और या फिर बी ऑप्शन भी था, आप चाहो तो रिटर्न में ये बी वाला भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन था सर। लेट्स सी क्या इन्होंने किया है, क्या कहानी थी सर। ठीक है, आओ देखो, फोर्थ ए जब इन्होंने बनाया, सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन बनाया, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली बात देखो, सबसे पहले इन्होंने ऊपर मेंशन किया कि सर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ऐसे लिखना चाहिए। बताओ एग्जामिनर को कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। सर क्या लाइंस ड्रॉ करना जरूरी है? नो, लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो हैंडराइटिंग भी नॉर्मल है, ठीक ठाक है, ऐसी कोई एकदम सुंदर एकदम बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैंडराइटिंग बना के लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने जाओगे तो टैक्स का पेपर छूटेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, जो ये मान लो जैसे ये लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सर, तो इन्होंने लिखा है सर कि हमने 115 BAC लिया है, तो उस केस में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब इसमें खास बात देखो, इन्होंने रीजन जो है ना यहीं पर लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर वर्किंग नोट्स क्या नीचे जाके अलग से लिखेंगे या वहीं पर बाजू में लिख सकते हैं। देखो इन्होंने बाजू में लिखा है, फिर भी इंस्टीट्यूट उसको कंसीडर करता है। देखो कोई ट्रीटमेंट गलत हो जाए वो अलग मैटर है, बट इंस्टीट्यूट बाजू में भी अगर आप लिखते हो ना तो इंस्टीट्यूट उसको कंसीडर करता है, कंसीडर करता है। ठीक है, ध्यान रखना सर। ठीक, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। इन्होंने एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेके गलत ट्रीटमेंट कर दिया था। ठीक है, इसलिए उनका मार्क्स कट गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेके। उसके बाद ये बिजनेस का लॉस था। ठीक है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन यहां पर भी इन्होंने ट्रीट किया सर। ठीक है, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेके ही इनसे गलती हुई है। ठीक है, उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एडजस्ट किया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की यहाँ भी मिस्टेक है। तो ज्यादातर गलती तो इनके अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन को लेके ही है सर, बाकी चीजें तो ये करेक्ट करे। देखो अब आप एक बात नोटिस करो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना सर हमसे नहीं बन रहा है, गलतियां हो जा रही है। देखो गलतियां इनसे भी होती है, ऐसा नहीं है देखो ये गलती नहीं करे, गलती इनसे भी हो जाती है। फर्क ये है सर कि कोई गलती होने के बाद इन लोग कवर अप कैसे करते हैं। आप ध्यान देना, मैं मस्त चीज सिखाता हूँ सर। देखो सर आपको कितना मिला स्टेप मार्किंग? 0.5। ठीक है, आओ नीचे, आओ 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 सर, स्टेप 2.5। और ये इन्होंने क्या बेस्ट किया सर? नोट्स लिखे। इसीलिए तो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं सर नोट्स लिख के आओ। देखो कोई आंसर नहीं भी आए कोई बात नहीं, आंसर नहीं आता तो नहीं आने के मार्क्स ज्यादा नहीं कटते, आंसर नहीं आने के मार्क्स ज्यादा नहीं कटते। बट अगर आप वर्किंग नोट्स लिख के आते हो, उसके पीछे के बैकएंड के प्रोविजंस लिख के आते हो, तो देखो मार्क्स मिलते हैं। तो देखो इन्होंने इनको टोटल 3 मार्क्स मिल गए सर। कितने मार्क्स का था क्वेश्चन? एक मिनट रुको, कितने मार्क्स का था क्वेश्चन? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 में से 3 मिल गए। और 3 में भी आप खास बात देखो सर, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है,
और ये देखो ये इधर 3 गलत है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सर कि आंसर सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर सिर्फ आंसर लिखने से मार्क्स मिल जाते हैं। नो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्किंग नोट क्या मेंशन करते हो। ये वर्किंग नोट का बहुत रिलेवेंस है सर, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट को, आंसर ना भी आए कोई बात नहीं, प्रोविजन याद है, उससे रिलेटेड प्रोविजन याद है तो आप लिखो वर्किंग नोट, बहुत हेल्प करेगा वो आपको एग्जाम में मार्क्स के लिए। आ रही बात समझ? देखो तो ये इनका सजेस्टेड आंसर भी था आईसीए का, जिसमें इन्होंने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर दिया था सर, वो ज्यादा एडजस्ट कर दिया था। यहाँ 1,60,000 है, अमाउंट टेली नहीं हुई एडजस्टमेंट में, मतलब इन्होंने एडजस्टमेंट जो किया था वो आगे पीछे एडजस्टमेंट कर दिया था, गलत एडजस्ट कर दिया था, जिसके कारण इनका मार्क्स कट गया सर। ठीक है, जिनके कारण इनका मार्क्स कटा है, और जो मेन इनका मार्क्स कटा है वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेके ही कटा है सर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? बेटा है दिमाग में? देखो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ सर, यही दिखाना चाह रहा हूँ, यही दिखाना चाह रहा था। आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते। देखो अब फोर्थ का बी देखो, इन्होंने बोला सर सेकंड ऑल्टरनेटिव, ऐसे बताना चाहिए एग्जाम में, फोर्थ का बी में सेकंड ऑल्टरनेटिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिटर्न का चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि यार कई लोगों को लगता है यार कचर कचर है, कौन रिटर्न का चैप्टर पढ़ेगा, थ्योरी। इन्होंने रिटर्न का चैप्टर पढ़ा सर, इन्होंने रिटर्न का चैप्टर छोड़ा नहीं सर, क्योंकि इन्हें पता था रिटर्न का चैप्टर इज क्वाइट स्कोरिंग, हो सकता है वहां से बहुत अच्छे से आराम से मार्क्स मिल जाए। देखो इन्होंने क्या किया, देखो अब एकदम आप ध्यान देना, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या डिक्टो आईसीआई की लैंग्वेज होती है? नहीं सर, ये देखो डिक्टो आईसीआई की लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ आईसीआई की लैंग्वेज। आओ कहाँ गया, ये देखो सर आईसीआई ने क्या बड़ा सा लिखा है, देखो नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम, ये पूरा लिखा है। और इसने देखो सर, ये देखो, ये देखो, ये देखो सर, ये देखो लैंग्वेज एग्जैक्ट मैच नहीं करती है सर। और ये देखो इन्होंने तो सर शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं सर, एग्जैक्ट लैंग्वेज किसी की मैच नहीं करेगी। देखो बेसिक एग्जामिशन लिमिट सर, ठीक है, पर ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कब यूज किया, जब पहले एक बार लॉन्ग फॉर्म में इनको बता दिया। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीईएल लिख के छोड़ देते हैं। अब एग्जामिनर कैसे समझेगा बीईएल? आंसर एग्जैक्ट मैच ना भी करे, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से एग्जैक्ट लैंग्वेज ना भी मैच करे तो भी मार्क्स मिलते हैं सर। ये देखो इन्हें मार्क्स मिला है सर, और इन्हें 4 में से पूरे 4 मिले सर, पूरे, जबकि थ्योरी में जनरली कई बार नहीं मिलते सर। ये देखो इन्हें पूरे मार्क्स मिले, तो ऊपर 3 मार्क्स हो गया, इधर 4 मार्क्स हो गए, देखो 7 मार्क्स। तो 8 में से 7 मार्क्स तो ये लास्ट क्वेश्चन में निकाल लिए। ठीक है, देखो एग्जैक्ट आंसर की लैंग्वेज नहीं मैच करती है, देखो ये देखो, ये देखो एग्जैक्ट आंसर की लैंग्वेज मैच नहीं करती, आप पढ़ के देख लो, एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, स्टिल इट मैटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या चीज है, इन्होंने ना अंडरलाइन किया है, ये स्टूडेंट नहीं करते, भूल जाते हैं। आप अंडरलाइन करो ना सर, आप जब अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को आप बताते हो भाई कि देख हम तेरे को मेन फोकस वाली जगह बता रहे हैं जहां पर तेरे को ध्यान देना है, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आप अंडरलाइन करो, वर्किंग नोट्स डालो, प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक रखो। देखो एक एक लाइन छोड़ दिया इन्होंने, इन्हें लगा सर एकदम मिला के लिख दूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, एक एक लाइन छोड़ा सर। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है पर ध्यान रखने वाली बात है सर। आई बात समझ? ये क्लियर हुआ? इसके बाद देखो ये फोर्थ क्वेश्चन अटेंड किए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अटेंड किए, थर्ड क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया होगा सर। तो देखो सर सेकंड क्वेश्चन जब इन्होंने अटेंड किया, अभी डिस्क्रिप्टिव का फर्स्ट वाला क्वेश्चन टोटल इनकम नहीं है अटेंड किया, सेकंड क्वेश्चन अटेंड किया। सेकंड क्वेश्चन में अब देखो जिसको सेक्शन याद हो फाइन, देखो कैसे सेक्शन लिखते हैं तो बॉक्स में लिखते हैं, सेक्शन के प्रोविजंस जब लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं। देखो ये बहुत मैटर करता है कि आप लिखते कैसे हो। देखो उसके बाद अलग से एक लाइन में बताते हैं कि भाई टीडीएस इसमें ऐसे कटेगा, फिर उसके बाद ये बताते हैं लग्जरी गुड्स से रिलेटेड, याद है ना टीडीएस और लग्जरी गुड्स था सर। आओ ये देखो कहाँ गया, ठीक है, ये देखो सर, ये देखो ये रहा सर, जहां पर लग्जरी गुड्स की बात थी सर, लग्जरी गुड्स पे टीसीएस की बात थी सर। ठीक है, उसके बाद देखो ये सर टीडीएस वाली बात थी सर, 194 टीडीएस की बात है सर, 194 सी सर। ठीक है, ये देखो सर इन्होंने क्या किया, देखो एक तो टीसीएस लिखा, सेक्शन याद हो तो ठीक, ना भी याद हो तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सेक्शन ना भी याद हो, बट एक चीज लिखना सीखो, ये सबसे पहले प्रोविजन मेंशन करते हैं। देखो ये प्रोविजन है, ये पूरा प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन होता है।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला स्टार्ट ही यहाँ ये वाली चीज को ऊपर कर देते हैं, इससे मार्क्स कटते हैं आपके। ये आपको समझना पड़ेगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप वैसा लिखोगे सर तो। ठीक है, देखो 194C को भी इन्होंने क्या किया, पहले प्रोविजन मेंशन किया, यहां तक तो इनका प्रोविजन चला है, उसके बाद इन्होंने बताया कि नहीं भाई ठीक है इसमें टीडीएस होगा नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इन्होंने जो 2 का है बी वाला पहले अटेंड किया, चाहो तो आप 2 का ए पहले अटेंड कर सकते हो, बी भी पहले अटेंड कर सकते हो, ये चलेगा सर, ये चलता है सर। ठीक है, इन्होंने बी पहले अटेंड किया, उसके बाद 2 का ए अटेंड किया। अब देखो जब 2 का ए अटेंड किया तो इनसे भी गलती हुई है, देखो ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और स्टेज इन इंडिया फॉर, देखो स्टेज इन इंडिया, ये देखो 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 चेक, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एकदम स्ट्रिक्ट आईसीआई की लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, टॉपर्स भी एकदम स्ट्रिक्ट वैसा नहीं लिखते हैं जैसा आप बोल रहे हो, एकदम डिक्टो कॉपी नहीं लिखते। आप डिक्टो कॉपी आंसर में जाओगे ना तो ये देखो आ गया भाई, चल ये तो बढ़िया है, और अच्छे से देखो, ये देखो ये डीम रेसिडेंट में कवर था, और ये स्टूडेंट ने जो बताया था ये नॉर्मल जनरल प्रोविजन बताया था, बेसिक कंडीशंस बताई थी सर, जबकि बेसिक कंडीशंस की यहाँ कहानी ही नहीं थी सर। अच्छा, उसके बाद देखो सर, देखो बेसिक कंडीशन की कहानी नहीं थी, उसके बाद उसने अलग से बाद में आगे प्रोविजन बताया भी सर कि नहीं भाई ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, दूसरा प्रोविजन अप्लाई होता है सर। इंडिया फॉर अ विजिट का केस बताया, विजिट का प्रोविजन भी बताया, देखो काटा पीटी भी की है सर। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सर, देखो आप एक बात समझो, ये जो इन्होंने लिखा ये एक्स्ट्रा था, इसकी नीड नहीं थी इसलिए काट दिया गया सर। जहां जरूरत इसकी थी उन्होंने ये चीज लिखी, इसमें मार्क्स मिला। ठीक है, और सर इसके बाद तो ये काटा पीटी कर दिए थे, जबकि ये इन्हें लिखना चाहिए था, ये डीम रेसिडेंट इन्हें लिखना चाहिए था, ये डीम रेसिडेंट नहीं लिखे थे सर, ये नहीं लिखे थे, तो देखो सर इनसे मिस्टेक हुई थी सर। ठीक है, बाकी देखो ये देखो फिर इन्होंने बाद में इसको डीम रेसिडेंट में कवर भी किया, ऊपर प्रोविजन काटा और नीचे डीम रेसिडेंट में उसको कवर किया, और उसके बाद डेज वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, डीम रेसिडेंट में डेज की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है सर। तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बताया, उसके बाद इनकम कंप्यूट करे, इनकम कंप्यूट करते टाइम देखो सर पहली ही इनकम निकालते टाइम गड़बड़ हुई है सर, पहली ही इनकम गड़बड़ हुई है। इसमें पहली इनकम देखो सर, ये देखो 7,75,000 है, और इसमें देखो सर पहली इनकम 8 लाख है, तो मिस्टेक हुई है। देखो इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेना चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, गलतियां उनसे भी होती है, टॉपर्स से भी होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि वहां हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है। ये देखो सर फेयर मार्केट वैल्यू, ये देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन निकालते हैं ना सर शेयर्स के केस में, कि सर 31 जनवरी के पहले परचेस किया, बेचा बाद में, तो उसके इसमें कॉस्ट निकालने का तरीका वही अप्लाई किया है, और देखो ये सही भी है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए, स्टेप्स फॉलो किए, और स्टेप्स को वहीं के वहीं सॉल्व करते टाइम ही दिखा दिया, वर्किंग नोट में लेके गए नहीं सर, क्योंकि इन्हें भी पता था वर्किंग नोट में लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर लिखने में। ठीक है, तो सर ये इनकी आईयूएस की इनकम हुई, टोटल इनकम तो गलत ही आना है सर, क्योंकि ऊपर की पहली इनकम गलत थी सर। ठीक, फिर उसने टैक्स भी बताया, जबकि टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी सर। ठीक, तो देखो सर इनको कितने मार्क्स मिले, टोटल 8.5 मार्क्स मिले, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स का था और ये 6 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें इनका 1.5 तो डिडक्ट हुआ ही सर। तो आई एम सेइंग दैट कि आपको अगर कोई चीज आती है तो वहां पर प्रेजेंट करना है, लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ना लिखते नहीं है, ये कॉस्ट निकालने का तरीका लिखते नहीं है, कैलसी में निकालते और सीधा कॉस्ट लिख देते हैं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको लिखना होगा, दिखाना होगा लिख के कि हाँ हम ऐसा लिख रहे हैं सर। ठीक है, फिर आओ सर आंसर 1 डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला बात। देखो सर इन्होंने नेट प्रॉफिट, अब सबसे प्यारी बात देखो, सबसे प्यारी बात देखो सर, इन्होंने नेट प्रॉफिट लिखा, नेट प्रॉफिट में ऐड लेस करना चालू किया सर, क्या चीज ऐड और क्या चीज लेस। कुछ चीजें इनसे भी गलत होती है, कुछ चीजें इनसे भी सही होती है। मैं वही स्टूडेंट को बोलता हूं हर एक पॉइंट किसी का सही नहीं हो रहा है, हर पॉइंट नहीं सही होता है। आप क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने पॉइंट्स अटेंड कर सकते हो लिख सकते हो लिखो, काटा पीटी होती है होने दो यार, कोई बात नहीं है, काटा पीटी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो, जो आप लिख सकते हो, जितने आपको आ रहे हैं, जिसके ट्रीटमेंट आ रहे हैं वो लिखते जाओ। मान लो 10 ट्रांजेक्शन है, 8 के ट्रीटमेंट, 5 के ट्रीटमेंट आ रहे हैं, 5 के ट्रीटमेंट तो लिखो। स्टेप मार्किंग मिलेगी सर, स्टेप मार्किंग मिलती है, ये देखो स्टेप मार्किंग मिलती है, ऐसा नहीं है टेक्स्ट के पेपर में स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है सर। लिखो, आप लिखोगे तो डेफिनेटली स्टेप मार्किंग मिलेगी सर, और बहुत मैटर करेगा ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी सर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छे से लिखो और स्टेप मार्किंग के लिए जाओ। इन केस अगर आपसे पूरा नहीं बनता तो ये देखो, इन्होंने भी 15 में से 13 मिला, क्योंकि आंसर तो टैली हुआ ही नहीं होगा, गड़बड़ तो होगी ना सर, मिस्टेक है ऊपर तो इनको भी 15 में से 13 मिला। मेरे स्टूडेंट जो अभी मई में एग्जाम्स दिए, जो क्लियर आउट किए, उन्होंने भी बताया सर हम आपके तरीके से चले, स्टेप मार्किंग मिली, हमें 15 में से 10 मिल गया सर। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो नहीं बन रहा है करके एग्जाम में छोड़ के आ गए थे। बहुत लॉस होता है सर। देखो, एक एक ट्रांजेक्शन लिखने की भी स्टेप मार्किंग मिल जाती है, और ये स्टेप मार्किंग भी बहुत, एक एक मार्क्स बहुत काम आते हैं सर, बहुत काम। ये समझ आया? आओ आईडीटी का भी देखते हैं सर। अब ये आईडीटी वाला पार्ट भी देख ही लेते हैं, हाथों हाथ आईडीटी भी देख लेते हैं। ये क्या है? आईडीटी, ये आ गया सर आईडीटी आपका। ठीक है, चलो ये आईडीटी वाला पार्ट है। आओ आईडीटी वाला पार्ट देखते हैं। आईडीटी में भी देखो सर, इन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन पहले अटेंड नहीं किया, पहले ऑप्शनल अटेंड किया। अच्छा, आईडीटी में एक सबसे प्यारी बात मेरे को इनकी ये लगी, इन्होंने देखो कभी भी कोई स्टूडेंट ना कोई ट्रांजेक्शन को शॉर्ट मत करो, देखो पूरा लिखते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, आगे पूरा लिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखते हैं, आगे नील लिख देते हैं। अरे यार शॉर्ट मत करो ना, शॉर्ट करते हो मार्क्स करते, आगे ऊपर स्टेटमेंट दो, हेडिंग लिखो सर। उसके बाद देखो यहीं पर वर्किंग नोट लिख दिया, इन्होंने बोला सर बाकी मेरे पास टाइम नहीं है, तो देखो आईटीसी इज नॉट अलाउड एज इनपुट परचेज फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। सेक्शन आपको याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप ये तो मेंशन कर सकते हो, ये तो मेंशन कर सकते हो। ये इनकी खास बात देखो सर, इन्होंने हर ट्रांजेक्शन लिखा, हर ट्रांजेक्शन के बाद उसी का क्या बोलते हैं वर्किंग नोट लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नीचे जाके लिखना जरूरी नहीं, वहीं के वहीं भी लिख लो तो भी चलेगा। देखो ये वही के वही लिख रहे हैं। आप बोलोगे सर ऐसे तो आंसर देखो 2-3 पेज में जा रहा है, 2-3 क्या है, देखो इनका 3 पेज का तो एक आंसर चले गया। आपको दिक्कत क्या है पेज में जाने से? देखो ना मार्क्स तो मिल रहे हैं ना सर, तो आपको दिक्कत क्या है? आप लिखो ना, सही तरीके से लिखो, वर्किंग नोट लिखो, अंडरलाइन करो भाई, अंडरलाइन करना मत भूलना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 6B है सर, आओ 6B क्या था, एक मिनट, 6th का बी क्या है भाई, आओ आओ आओ, 6th का ए ये था, जहां पर आपको ये बोला था कि सर आप बताइए आईटीसी कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी निकालने बोला था। और 6th का बी बोला था सर कि आप बताइए सर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मस्त वाली बात देखना सर, प्लेस ऑफ सप्लाई में देखो इन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे लिखा, देखो देखो देखो, पहले प्रोविजन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख देते सर प्लेस ऑफ सप्लाई ये है। अरे ये लाइन स्टार्टिंग कैसे होगी? पहले देखो प्रोविजन है, सेक्शन याद हो तो बढ़िया, ना भी याद हो तो भी देखो सर पहले इन्होंने क्या किया, प्रोविजन लिखा। प्रोविजन लिखने के बाद बताया कि हाँ सर इन द गिवन केस ये कहानी होगी, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई। और देखो जहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, उसको अंडरलाइन करें सर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आप समझो, ये आप समझो सर, ठीक है। ये कहानी इन्होंने इसमें भी करी सर। अब आपको सेक्शन सबसेक्शन याद तो ठीक है, नहीं भी याद तो भी चलेगा सर, नहीं भी याद तो भी चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। और क्या सर एग्जैक्ट उनकी लाइन मैच करती है एग्जामिनर से? नो, सजेस्टेड आंसर से एग्जैक्ट मैच नहीं करती है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में तो सेक्शन ही नहीं है, भाई साहब ने तो सेक्शन लिखा है। अब आप बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देखो मार्क्स मिले उन्हें सर, ऐसा नहीं है, आप सेक्शन के पीछे मत भागो, आप समझो मेन प्रोविजन मेंशन करना होता है, मेन प्रोविजन आप कैसे लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने देखो कैसे किया है, एक प्रोविजन लिखा उसका आंसर लिखा, ये देखो 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 सीखो, पहले एक प्रोविजन लिखा उसका आंसर लिखा, फिर ये टिकट वाला दूसरा प्रोविजन लिखा, फिर उसका आंसर लिखा, ठीक है, ये देखो। और एग्जामिनर कैसे किए, इन्होंने तो पूरा ही प्रोविजन एक साथ दिया, फिर उसके बाद आंसर लिखा, अलग अलग करके लिखा उसने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मार्क्स मिला उसको, तो भी। तो आपका सजेस्टेड आंसर से वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग करेगा ही, बट कर सकता है। समझ आई कहानी, बैठा है दिमाग में। फिर इन्होंने 7 क्वेश्चन अटेंड किया, देखो 7 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, 7 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, टीडीएस की कहानी पूछा था सर। देखो भाई टीडीएस की कहानी पूछा था, आओ ये देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो बकायदा स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट के बाद पेमेंट टू हिमाचल ट्रेडर्स, उसके बाद देखो सर अमाउंट लिखा लेस देन 2,50,000 अंडर सेक्शन, याद तो लिखना, नहीं याद तो मत लिखना। देखो आपको सेक्शन याद हो तो लिखो, और अगर सही सेक्शन लिखते हो ना तो इट रिप्रेजेंट गुड,
और अंडर सेक्शन देखो शॉर्ट फॉर्म भी अलाउड है, ऐसा नहीं है कि अंडर सेक्शन नहीं लिख सकते सर, ठीक है। पेमेंट टू अरुण देखो सर, ये कहानी है। उसके बाद देखो हर चीज का वर्किंग नोट उसी के नीचे, हर चीज का वर्किंग नोट उसी के साथ साथ सफाई देखो सर, एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, इससे सफाई दिखती है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर ऐसे तो आंसर 2-3 पेज में चल जाता, भाई इसका भी तो जा रहा है 2-3 पेज में, इसका भी तो ये देख 3 पेज में एक एक तो आंसर जा रहे हैं, आपको पेज से दिक्कत क्या है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता सर, ठीक है। ये देखो पूरे ट्रांजेक्शन सही नहीं भी हुए तो भी कुछ तो मार्क्स मिल जाते हैं, एक आध गड़बड़ हुआ तो कोई बात नहीं। समझ आ रही है कहानी सर? ये देखो 5 मार्क्स का था, इन्हें कितना मिला सर? इन्हें भी तो 3.5 ही मिला है, 1.5 तो इनका भी मार्क्स कट गया क्योंकि इनसे भी मिस्टेक्स हुई है, और काटा पीटी की दिक्कत नहीं थी, इनकी ट्रांजेक्शन गड़बड़ हुआ था, देखो टोटल गलत था। समझ आई रही कहानी, ठीक है। उसके बाद देखो 7 का बी है सर, इन्होंने बी भी लिखा था सर। 7 का बी हमसे क्या पूछा था? ये तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का थ्योरी क्वेश्चन हो गया था सर, ये तो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो देखो सर नेम एंड एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, देखो सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूरा डिटेल्स लिखा था, ये तो पॉइंट इनको रटे हुए होंगे तो लिख दिए होंगे, देखो उसको अंडरलाइन भी किया था, एक एक चीज लिख के बताई थी कि भाई देखो ये ऐसा होना चाहिए, तो इसको इसमें अच्छे मार्क्स मिले सर, 5 मार्क्स, बड़ी अच्छे मार्क्स है सर, ठीक है। फिर ये देखो फिर 5 का बी की कहानी आई और आगे बढ़ती है कहानी, ठीक है। ये हो गया 7 हो गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर 5 का बी, ऊपर आ जाओ भाई, 5 का बी आ गया, 5 क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। और 5 का बी देखो सर, स्मार्ट स्टूडेंट देखो इसी को बोलते हैं सर। इसने क्या किया, अभी भी कंप्यूटेशनल जीएसटी लाइबिलिटी टच नहीं किया, कंप्यूटेशनल जीएसटी लाइबिलिटी लास्ट में टच किया इसने, पहले बाकी चीजें और जो लगी इसको बन सकता है वो सब बनाते चले गया सर, ये देखो वो सब बनाते चले गया, सब बाद में लास्ट में कंप्यूटेशनल जीएसटी लाइबिलिटी इसने टच किया सर। ये फायदा होता है सर, क्योंकि देखो मैं आपको एक मस्त वाली चीज दिखाता हूं, ये तो ठीक है इन्होंने बनाया, देखो ये कंप्यूटेशनल जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने लिखा सर एक एक चीज उसका वर्किंग नोट, एक एक चीज उसका वर्किंग नोट, एक एक चीज उसका वर्किंग नोट, ठीक है। इसमें कुछ गलतियां इनसे भी हुई और कुछ में पूरे मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो इनके सही भी थे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन गलत भी थे सर, ठीक है। तो आप समझो, एक बात समझो, कुछ चीजें अगर मिस्टेक हुई भी बट बाकी चीजों का वर्किंग नोट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। अब देखो इनके मार्क्स, ये देखो यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है ना, और ठीक, ये देखो मार्क्स, सर वही बोल रहा हूं मैं आपको, मार्क्स देखो सर 6.5, जरूरी नहीं है पूरे मार्क्स मिले सर, देखो कुछ मार्क्स तो वो काटेंगे। देखो आप एक बात समझो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो चेकिंग ही 9 से चालू करते हैं सर, बट अगर कोई स्टूडेंट 9 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है, बहुत अच्छे से लिखता है, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो आप समझो इनके जीएसटी में बन गए 27 और इनकम टैक्स में कितना था इनका 28.5, है ना, तो 27 प्लस 28.5 ये हो गया 55.5, माइनस कर लो 83, माइनस कर लो 83, तो ये बन गया सर 27.5। इतना इन्होंने कहां से निकाला सर, एमसीक्यू से सर। अब इसीलिए मैं आपको स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भैया एमसीक्यू और केस सिनेरियो को सीरियसली लो, एक चैप्टर छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं, बट एमसीक्यू और केस सिनेरियो को सीरियसली लो। बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं एमसीक्यू और केस सिनेरियो, छोड़ना पे कौन पड़ेगा सर। मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के 30 केस सिनेरियो, जीएसटी के 50 केस सिनेरियो, इनकम टैक्स के 113 एमसीक्यूज, जीएसटी के 135 एमसीक्यूज सब तो करा दिया, और क्या करूं, इतना तो प्रैक्टिस कर लो मेरे भाया। अब आप बोलोगे सर क्या एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, पर मेरे को पिछली बार जो मेरा स्टूडेंट बताया, बोला सर मैंने तो जो आप दिए थे ना इतना ही करके गया था, इसमें मेरा 30 में एग्जाम में 22 बन गया। और अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम में 30 में से 15 प्लस बना तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली टैक्स में पास हो रहा है, अनलेस अदरवाइज वो कुछ आगे ब्लंडर कर दे, बट डेफिनेटली वो पास हो रहा है। तो ये चीज समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूं सर। आई होप ये सेशन बहुत सारी चीजें समझ आई होगी, कैसे आंसर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है, कहाँ अटेंड करना है, कहाँ नहीं करना है, बहुत सारी बातें क्लियर हुई होगी। ये सेशन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एक बार जरूर हर स्टूडेंट के लिए देखने लायक है, आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी सर, ठीक है। तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा, ठीक है। चलो इस चैनल पे बने रहना टैक्स को लेके, थैंक यू।